हेलो साथियों, कैसे हो? उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे होंगे, बिंदास होंगे। आपका अपना परिवार सरकारी एग्जाम सूत्र में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। अगर आप यूपीएसएससी पीएटी 2026 की तैयारी कर रहे हैं और आप पूरा जीएस में 80 प्लस अगर स्कोर करना चाह रहे हैं, तो आपका पूरा हम पेट 2026 की पूरा सिलेबस की रिकॉर्डिंग हम आपको क्लास दे रहे हैं, यानी वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। तो आप पूरे क्लास हमारे इस चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं। ओके, तो चलिए आज हम इस क्लास के माध्यम से हम मौर्य काल को देखेंगे और मौर्य काल में अशोक और उसके कुछ प्रशासनिक को देखेंगे। तो आइए हम लोग बिना समय गंवाए इस क्लास को शुरू करते हैं। ओके, मौर्य वंश की अगर बात किया जाए तो इसके प्रमुख जानकारी के कुछ स्रोत मिलते हैं, जैसे बौद्धिक साहित्य में दीप वंश हो गया, महावंश हो गया, ओके, जातक हो गया और दिव्य वादना। यानी जो बौद्ध साहित्य बनाए गए थे, दीपवंश हो गया, महावंश हो गया और दिव्यवाद और जातक, इन सब से मौर्य काल की जानकारी के स्रोत मिलते हैं। आगे देखिए, जैन धर्म में कल्पसूत्र और परिशिष्ट पर्व से भी क्या होता है, मौर्य काल की जानकारी मिलते हैं। अन्य साहित्य में देखिए तो पुराण से भी मिलता है, इंडिका से भी मिलता है। आप यहाँ बताइए इंडिका के लेखक कौन है? और मुद्रा रक्ष से भी मिलता है और कथा साहित्य सागर से भी मिलता है और बृहद कथा मंजरी से भी मिलता है। तो ये उनकी क्या थी, मौर्य काल की जानकारी थी। उसके बाद पुरातात्विक अगर स्रोत से देखा जाए तो चंद्रगुप्त के जो अभिलेख हो गए, अशोक के अभिलेख हो गए जो हमको पढ़ना है। ओके, उसके बाद रुद्रदामन के अभिलेख हो गए और स्थापत्य कला हो गए। उसके बाद विदेशी विवरण में भी कुछ मिलते हैं, जैसे स्ट्रबेन हो गया, ओके, डियोडोरस हो गए, कार्टियस हो गए, प्लिनिंग हो गया, एरियन हो गए, जस्टिन होंगे, प्लुटकार्क हो गया, निर्कास हो गए, ओके, ओनियो सिस्क्रिट हो गए और आर स्टोन बुलिन। ये आर जो विदेशी विवरण थे, इसके माध्यम से भी मौर्य काल की जानकारी मिलती है। ओके, तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं अशोक को। ओके, अब किसको हम लोग पढ़ते हैं? अशोक को शुरुआत करते हैं, यानी मौर्य काल के शासक। तो देखिए, मौर्य काल का अगर देखा जाए कि मौर्य काल की स्थापना किसने किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किए थे। उसके बाद बिंदुसार आते हैं और बिंदुसार के बाद आता है कौन? अशोक आते हैं। ओके, तो ये अपने मौर्य काल के तीसरे शासक होते हैं कौन? अशोक। तो अशोक का अगर कालकल देखा जाए कि इसका कार्यकाल कितना था, तो 273 से लेकर 232 ईसा पूर्व तक, ओके, अशोक का काल माना जाता है। अशोक बिंदुसार का क्या होता है? पुत्र होता है और कहा जाता है कि लगभग 90 यानी 99 अपने भाइयों की हत्या करके, ओके, ये सिंहासन पर बैठा था। और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो सिहली अनुश्रित के अनुसार इसका उल्लेख मिलता है कि अशोक ने लगभग 99 भाइयों का हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया था, यानी गद्दी पर बैठा था। उसके बाद जैन अनुश्रुति के अनुसार इसने बिंदुसार के इच्छा के विरोध मगध के शासन पर भी क्या किया था? अधिकार कर लिया था, जैन अनुश्रुति के अनुसार भी। उसके बाद नाम का उल्लेख, अशोक नाम उसके अभिलेख, जैसे मस्की अभिलेख हो गया, गुर्जर हो गया, नेहरू हो गया, ओके, उद्गोलम आदि में अशोक का नाम मिलता है। उसके बाद अभिलेखों में उपाधियां भी मिलती है। ओके, अशोक को देवा नाम प्रिय दर्शन भी बोला गया है। ओके, उसके बाद महाबोधिवंश तथा तारानाथ के अनुसार सत्ता प्राप्त करने के लिए इसने गृह युद्ध में भाइयों का वध करके सत्ता हासिल किया था। गृह युद्ध का मतलब अपने घर में ही क्या किया था, इसने युद्ध करके ही क्या किया था, भाइयों में ही युद्ध किया और इन्हें क्या किया, सत्ता स्थापित कर लिया। उसके बाद दिव्यवाद के अनुसार बोला जाता है कि मां का नाम, ओके, सुभद्रिक बताया गया और इसका अन्य नाम भी क्या है, धर्मी बताया गया। उसके बाद पुराणों में भी नाम इसका क्या नाम मिलता है, अशोक वर्धन मिलता है। ओके, उसके बाद अशोक की पत्नियां देख लीजिए, आपसे पूछा जाता है अशोक की पत्नियां कौन कौन सी थी। तो जैसे पहली पत्नी का नाम तो क्या था, बताया जाता है कि देवी या महादेवी, जो प्रथम पत्नी थी, और इसी ने महेंद्र और संघमित्रा का जन्म दिए थे। यानी महेंद्र और संघमित्रा का जन्म दिए थे, जो आगे चल के बताऊंगा कि महेंद्र और संघमित्र कौन थे। इन्हें श्रीलंका भेजा था, ओके, ताकि बुद्ध धर्म का क्या हो सके, प्रचार प्रसार हो सके। उसके बाद कौन थी? असंध्यमित्रा थी, जो अशोक की, ओके, कौन थी? अशोक की पट रानी थी। कौन? असिंध मित्रा, ओके, अशोक की पट रानी थी। उसके बाद कारुबा की, जो तीवर की माँ थी। उसके बाद पंदमावती, ये कुणाल की माँ होती है, कुणाल की माँ होती है। उसके बाद तीस रख खवा, जो बौद्ध वृक्ष को क्षति पहुंचाई। ओके, आगे देखते हैं। आगे अगर देखा जाए तो अशोक का धार्मिक जीवन को देखते हैं। तो देखिए, अशोक को अगर धार्मिक जीवन को देखा जाए तो उपगुप्त के अशोक बौद्ध धर्म के, ओके, दक्षित किया था। शासन के 10 वर्ष तक उन्होंने क्या किया, बोध गया की यात्रा की। यानी शासन के 10 वर्ष तक उन्होंने बोध गया की यात्रा किया और 20वें वर्ष उन्होंने लुम्बिनी ग्राम की यात्रा,
ओके किया था। अब बताइए लुम्बिनी ग्राम में किसका जन्म हुआ था? उसके बाद महात्मा बुद्ध से जुड़े स्थानों पर जाने का क्रम, यानी पहले अशोक ने बोध गया गया, फिर कुशीनगर गया, लोबनी गया, उसके बाद कपिलवस्तु गया, फिर सारनाथ गया, फिर श्रावस्ती गया। बोध गया में बुद्ध धर्म को ज्ञान की प्राप्ति होती है और कुशीनगर में इन्होंने सबसे ज्यादा वर्षावार वहीं बिताया था। लोबनी में बोध गया कि अरे बुद्ध जी का क्या होता है, जन्म होता है। सारनाथ में बताइए बुद्ध का क्या उपदेश है। ओके उसके बाद अशोक के धर्म की परिभाषा राहुल वास सूत्र से ली गई है। उसके बाद अशोक द्वारा भेजे गए धर्म प्रचार, यानी बौद्ध धर्म के धर्म प्रचार के लिए अशोक ने अलग अलग दिशाओं में या अलग अलग क्षेत्रों में प्रचार प्रसार करने के लिए भेजा था। जैसे अभी देखिए महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। ओके उसके बाद महारक्षित को कहाँ भेजा था? तो यवन देश में भेजा। उसके बाद मंजिम को हिमालय वर्तीय देश में भेजा और महाधर्म रचित को महाराष्ट्र में भेजे। उसके बाद मंज नंतिंग को कश्मीर और गंधार के क्षेत्र में भेजे। उसके बाद महादेव थे, उसके बाद महिष मंडल में भेजे। उसके बाद सोना और उत्तरा को स्वर्ण भूमि में ओके बौद्ध धर्म के धर्म प्रचार करने के लिए भेजे थे। आगे देखते हैं अशोक के बारे में। अशोक की जिंदगी में सबसे और कहा जाए कि एक कलिंग का युद्ध होता है और यहीं से उसका पूरी रणनीति बौद्ध धर्म की तरफ झुक जाती है। ओके तो आइए देखते हैं कलिंग का युद्ध और अशोक के अभिलेख के भी देखेंगे। कलिंग का युद्ध कहा जाता है कि 8वें जब वो अशोक का अभिषेक हुआ था तो 8वें वर्ष उसने क्या किया? कलिंग का युद्ध होता है। कब होता है? 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण करता है। कौन? अशोक ने। इसका वर्णन माना जाता है 13वें जो अभिलेख है अशोक के, जो 13वें अभिलेख पढ़ेंगे हम लोग, वहां पर कलिंग का युद्ध का वर्णन मिलता है। और इस कलिंग के युद्ध में कौन होता है? विजेता अशोक होता है। और इस कलिंग के युद्ध से जब इसका हृदय इसलिए पिघल गया, यानी ये कलिंग के युद्ध में इसका कहा जाता है कि मनोदशाएं जो बदल गया, कहा जाता है कि लगभग 1.5 लाख लोगों की क्या हो गई थी? इस कलिंग के युद्ध में मृत्यु हो जाता है और लगभग 1 लाख लोग क्या होते हैं? क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, यानी घायल हो जाते हैं। इसी को देखकर इसका दिल क्या हो जाता है? पिघल जाता है और कलिंग के युद्ध के बाद इसने अपने धर्म को परिवर्तन करना शुरू किया और बौद्ध धर्म का अनुयायी बनने लगा। ओके अशोक के अभिलेख और प्रकार को देख लीजिए। जैसे शिलालेख, शिलालेख अगर अभिलेख देखेंगे तो यह पत्थर की शिलाओं पर उत्कृत शासन देश है। ओके इसके 2 वर्ग हैं, एक को बोलते हैं बृहद शिलालेख और एक को बोला जाता है क्या? लघु शिलालेख। उसके बाद स्तंभ लेख। ओके स्तंभ अभिलेख, स्तंभों पर उत्कीर्ण, इसमें भी क्या है? शासना अधिदेश है। लेकिन इसकी लिपि यानी स्तंभ लेख का जो लिपि है, याद रखिएगा इसमें केवल ब्राह्मण लिपि है और इसके भी स्तंभ के 2 है, एक को बोला गया दीर्घ स्तंभ लेख और दूसरा का बोला गया लघु स्तंभ लेख। उसके बाद गुहा लेख, गुहा लेख का मतलब गुफाओं, यानी गुफाओं में उत्कृत लेख, और ये भी कैसी है? ये भी केवल ब्राह्मणीय लिपि है। तो अशोक के 3 अभिलेख है। कौन कौन सा? शिला अभिलेख जो पत्थरों पर लिखा गया है, इसके 2 है, एक बृहद एक लघु। स्तंभ लेख जो स्तंभों पर उत्कीर्ण किया गया है, ये भी केवल ब्राह्मणी लिपि में लिखी गई है, इसके भी 2 अभिलेख हैं, दीर्घ लघु। और गुहा अभिलेख जो गुफाओं में लिखी गई है और ये भी कैसी लिपि है? तो केवल ब्राह्मणी लिपि है। और ये आगे देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य में यह था कि एक विदेशी माना जाते हैं कि इतिहासकार थे। कौन? टील पैथर। टील पैथर ने 1750 ईस्वी में सबसे पहले दिल्ली में अशोक के स्तंभ का पता लगाया था। याद रखिए, आपसे पूछ सकता है कि अशोक के स्तंभ का पता कौन लगाया था? याद रखना कौन थे? टील पैथर थे। उसके बाद कहा जाता है कि जेम्स प्रिंसिप ने यह 1837 ईस्वी में अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा, यानी अशोक के सर्वप्रथम अभिलेख को पढ़ने वाला कौन था? 1837 में जेम्स प्रिंसेप थे। ओके आगे अशोक के शिलालेख एवं प्राप्तियां, यानी जो अभिलेख उनके लिखे गए तो वो कौन सा शिलालेख थे और कहां प्राप्त थे, उनकी लिपि क्या थी? आइए हम लोग इसको पढ़ लेते। देखिए शाहबाजगढ़, ये शाहबागाज जो गढ़ शिलालेख है, इसकी लिपि कैसी है? तो खरोष्टी है। ओके और ये पेशावर आज के पाकिस्तान में स्थित है। उसके बाद मानसेहरा शिलालेख, जो इसकी भी लिपि कैसी है? खरोष्टी है और ये आज के हजारा पाकिस्तान में स्थित है। उसके बाद कालसी, ये ब्राह्मणीय लिपि है और आज के देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। गिरनार की भी लिपि कैसी है? ब्राह्मणीय है। आज के जूनागढ़ के जो अभिलेख हैं उसी गुजरात में यहाँ भी स्थित है अशोक के शिलालेख। ओके गिरनार। आगे देखते हैं, जैसे धौली, ये भी ब्राह्मणीय लिपि है, आज के पुरी ओडिशा में स्थित है।
जौगढ़ ब्राह्मणी लिपि गजार ओडिशा में स्थित है। सोपार ब्राह्मणी लिपि आज के महाराष्ट्र ठाणे में स्थित है। ओके, और एरगुड़ी जो ब्राह्मणी लिपि है आज के कुरनाल आंध्र प्रदेश में स्थित है। मस्की इसकी भी ब्राह्मणी लिपि है और याचूर कर्नाटका में स्थित है। गुर्जरा ब्राह्मणी लिपि है, दतिया मध्य प्रदेश में स्थित है। ब्राह्मणगिरी ब्राह्मण लिपि है और मैसूर कर्नाटका में स्थित है। ओके, भारू जो ब्राह्मणी लिपि है आज का राजस्थान बैराट में स्थित है। अरोड़ा ब्राह्मणी लिपि आज के मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। उसके बाद जटी रामेश्वर जो ब्राह्मणी लिपि कर्नाटक में स्थित है। सासाराम ब्राह्मणी लिपि बिहार में। जालूमंडगिरी ब्राह्मणी कुरनाल आंध्र प्रदेश। ओके, गोविंद मठ ब्राह्मणी लिपि मैसूर कर्नाटक में। सारामोरी ब्राह्मणी मध्य प्रदेश। उसके बाद निटूर जो ब्राह्मणी कर्नाटक में और उदय गोलम ब्राह्मणी लिपि में और आज के बेलारी कर्नाटक में स्थित है। और एक आता है सनाटी जो ब्राह्मणी लिपि में कर्नाटक में स्थित है। तो ये अशोक के शिलालेख और उनकी प्राप्तियां और लिपि कौन कौन से थे हमने आपको पूरा बता दिया। तो आइए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अशोक के स्तंभ के लेख। स्तंभ लेख जैसे मेरठ स्तंभ। मेरठ स्तंभ, देखिए एक समझिएगा बात यहां पर कि स्तंभ और क्या बोलते हैं शिलालेख, इन दोनों में फर्क क्या है। तो शिलालेख क्या होता है, एक पत्थर होता है और पत्थर में लिखा है। कैसे, जैसे ये देखिए ये पत्थर है ना, इस पत्थर में अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसको बोलेंगे हम शिलालेख। ओके, और अगर स्तंभ की बात करें तो जैसे देखिए ये रहा अशोक का स्तंभ जो आज के सारनाथ में ऐसा ये स्थित है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्तंभ। ओके, तो आपको डाउट क्लियर हो गया शिलालेख और स्तंभ में अंतर क्या है। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग स्तंभ को। स्तंभ देखिए ये रहा स्तंभ, जैसे मेरठ स्तंभ लेख, जो मेरठ का अगर स्तंभ लेख देखा जाए तो मेरठ से प्राप्त होता है और फिरोज शाह तुगलक ने इसी को क्या किया था, दिल्ली उठा लाया था और फर्रुख सियर के शासन काल में खड़ित हुआ। यानी इसको फर्रुख सियर के शासन काल में क्या किया गया था, बनाया गया था, यानी खड़ा किया गया था, ऐसा नहीं। उसके बाद टोपड़ा स्तंभ कहां पर है, तो ये टोपड़ा स्तंभ आज के हरियाणा में स्थित है और इसको भी फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली लेकर भाग गया था। ओके, फिरोज शाह तुगलक ने इसको भी क्या किया था, टोपड़ा स्तंभ को भी फिरोज शाह तुगलक ने उठा ले गया। उसके बाद प्रयाग स्तंभ। प्रयाग स्तंभ आज के कौसंबी से प्राप्त होता है। ओके, और इसको अकबर के द्वारा इलाहाबाद में लाया गया था। कौसंबी से लगभग 60 इलाहाबाद से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर कौसंबी है। ओके, वहां से अकबर ने इसको कहां ला दिया था, इलाहाबाद ला दिया। लेकिन अगर बताना हो तो बताइए क्या कि प्रयागराज स्तंभ कहां है, तो बताइएगा प्रयागराज यानी इलाहाबाद है। उसके बाद लौरिया या नंदगंध स्तंभ लेख, अरे लेख, हाँ ये क्या है, आज के जो चंपारण जिला है बिहार में वहां पर है और इसमें देखिएगा क्या है कि मोर का स्थित, या इसको बोलते हैं क्या, मयूर चित्र अंकित है। ओके, तो याद रखिएगा मयूर चित्र किस स्तंभ में स्थित है ये भी पूछ सकता है, तो लौरिया नंदगंड का स्तंभ जो चंपारण बिहार में स्थित है। उसके बाद रूमिन नेंद स्तंभ जो आज के नेपाल में है प्राप्त होता है और यह सबसे छोटा स्तंभ होता है, कौन सा, नेपाल से। और शासनादेश का विषय कैसा था, आर्थिक था। उसके बाद रमपुरवा स्तंभ जिसपे सिंह शीर्ष है, यानी उनके शीर्ष स्तंभ के ऊपर क्या है, शेर का चित्र बना हुआ है ऐसा समझिए, और इसके 2 स्तंभ के लेख प्राप्त होते हैं। ओके, रामपुरवा स्तंभ लेख पर रमपुरवा स्तंभ लेख देखते हैं, इसके 2 स्तंभ के लेख प्राप्त होते हैं। ओके, 2 स्तंभ के लेख प्राप्त होते हैं और इन दोनों के स्तंभ पर देखेंगे ऊपर शेर की आकृति बनी हुई चित्र मिलते हैं। एक स्तंभ के लेख पर कहा जाता है कि यह विहीन है और लेखायुक्त स्तंभ पर सिंह की आकृति मिलती है, यानी शेर का बना हुआ आकृति मिलता है और ये आज के वर्तमान में राष्ट्रपति भवन में स्थापित है, याद रखिएगा। रमपुरवा जो स्तंभ लेख है आज के राष्ट्रपति भवन में स्थित है। उसके बाद रानी का अभिलेख जो इलाहाबाद से प्राप्त होता है। ओके, और इलाहाबाद से प्राप्त होता है, कहा जाता है कि अशोक की रानी कारुवाकी और पुत्र तीवर का इस पे उल्लेख किया गया है। उसके बाद भारभूर लेख जो अशोक ने स्वयं इसको लिखा है और मगध सम्राट कहा है। ओके, आगे देखते हैं। आगे अगर बात करें तो मौर्य साम्राज्य के महत्वपूर्ण कुछ तथ्य को देखते हैं, जैसे अशोक के उत्तराधिकारी, यानी जब अशोक के बाद कौन कौन इसका उत्तराधिकारी बना। ओके, जैसे कुणाल, कुणाल उनका एक पुत्र था, अशोक का पुत्र, और कहा जाता है क्या कि इसके आंखें निकलवा दिया गया था। ओके, और कौन निकलवाया था, तो कहा जाता है तिस्य रक्षक ने निकलवा दिया था। ये देखिए यहाँ पे लिखा है ये। उसके बाद कौन बनता है नेक्स्ट, उड़ाने के बाद दशरथ बनते हैं। उसके बाद संप्रति जो जैन धर्म के अनुयायी हो जाते हैं, कौन, संप्रतिक। उसके बाद साल्य सुख बनते हैं। ओके, साल्य सुख बनते हैं। ओके, उसके बाद देव वर्मा या हिंदी को बोलता है क्या, बृहद, और बृहरथ यही क्या होते हैं, मौर्य वंश के अंतिम शासक होते हैं। मौर्य वंश का यही अंतिम शासक होते हैं और इसी को क्या बोलते हैं, पुष्पमित्र शुंग ने हत्या कर दिया और शुंग वंश की स्थापना होता है मौर्य वंश के बाद। ओके, आगे देखते हैं कि मौर्य शासन के प्रमुख अध्यक्ष कौन कौन थे, जैसे
पौणाई अध्यक्ष ये वाणिज्य का अध्यक्ष होते हैं। उसके बाद पौत अध्यक्ष ये माप तौल का अध्यक्ष होते हैं। उसके बाद सेना अध्यक्ष होता है। सेना अध्यक्ष को क्या बोलते हैं? ये बूचड़ खाने के अध्यक्ष बोलते हैं। उसके बाद सूरा अध्यक्ष होते हैं। सूरा का मतलब शराब और मंदिरा के अध्यक्ष माने जाते हैं। उसके बाद कृपर अध्यक्ष ये वन और उसके संपादक के अध्यक्ष माने जाते हैं। सूत्र अध्यक्ष कटाई बुआई जो होते थे उनके अध्यक्ष होते थे। उसके बाद लौह स्तंभ ये धातुओं के विभाग से अध्यक्ष होते हैं। लक्ष्मण अध्यक्ष ये टकसाला के अध्यक्ष हो गए। मुद्रा अध्यक्ष पासपोर्ट विभाग हो गया। नवाध्यक्ष ये जहाज के विभाग हो गए। और विविध अध्यक्ष चारागाही के अध्यक्ष और अचल पटल अध्यक्ष जो होते हैं महालेखन लेखापति का ध्यान रखना। और पतन अध्यक्ष बंदरगाहों का अध्यक्ष होते हैं। शुल्क अध्यक्ष चुंगी और शुल्क का विभाग का अध्यक्ष होते हैं। और देवा अध्यक्ष धार्मिक संस्थाओं का अध्यक्ष होते हैं। आगे देखते हैं तो मौर्य प्रशासन के प्रमुख तीर्थ यानी कौन कौन से ऐसे तीर्थ थे और उनसे संबंधित विभाग क्या था उसको जल्दी देखते हैं। पुरोहित जो धार्मिक अधिकारी और प्रधान होते हैं। प्रशस्ता जो राजकीय आज्ञाओं को लेखने वाले प्रमुख अधिकारी होते थे। सेनापति युद्ध विभाग की मंत्री और राजा का उत्तराधिकारी। ओके, समाहर्ता राजस्व विभाग का मंत्री होते थे। और सनिहर्ता राजकीय कोष अध्यक्ष होते हैं। और प्रेदष्टा फौजीवादी न्यायालय का न्यायाधीश होते हैं। नायक सेना का संचालक और नगर रक्षा का अध्यक्ष हो गए। ओके, कर्मकरंती उद्योगों और कारखानों का प्रधान निरीक्षक। दंडपाल सेना की सामग्री जुटाने वाला प्रमुख अधिकारी होते थे। उसके व्यवहारवादी दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश होते हैं। और नागरिक नगर का प्रमुख अधिकारी और नगर कोतवाल होते हैं। दुर्गपाल राजकीय दुर्ग का रक्षक होते हैं। उसके बाद अनंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होते हैं। दैवारिक राजमहलों के देखरेख करने वाले प्रधान होते हैं। ओके, और अनंतवष्टि सम्राट अंगरक्षक की सेना का प्रधान अधिकारी। और मंत्री परिषद अध्यक्ष जो होते हैं मंत्री परिषदों का अध्यक्ष। और आठवीं जो वन विभाग के प्रधान अधिकारी होते हैं। ओके, तो इसको आप लोग बिंदास से 2 बार 3 बार लिखकर याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। लेकिन आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। जितना आपके यूपीएससी पीएटी 2026 में पूछने का चांस है, मैं उसी की रिकॉर्डिंग आपका पूरा सिलेबस पढ़ा रहा हूँ। ओके, आगे देखिए। उसके बाद न्याय व्यवस्था को देखते हैं। तो न्याय व्यवस्था में देखेंगे तो धर्म अस्थिर न्याय जिसको बोला गया क्या? दीवानी न्यायालय। ओके, उसके बाद कंठोर शोधन न्यायालय जो हत्या और मारपीट जैसी समस्याओं को होते थे उनको फौजदारी न्यायालय बोला। और दीवानी न्यायालय क्या होते हैं? जो नगरों के मध्य विवादों को क्या करे? निपटारा करे। जैसे संपत्ति हो गया, कोई ऋण हो गया, जो व्यापारी हो गया, अनुबंधन हो गया, जैसे मामलों की सुनवाई कहाँ होती थी? वो दीवानी न्यायालय में होता है। और फौजदारी क्या हो गया? जो अपराध हो गए, चोरी हो गया, हत्या हो गया, किसी को मार पीट दिए, ऐसे अपराधियों का मामला कहाँ होते हैं? फौजदारी न्यायालय में होता था, जिसको कंठ शोधक न्यायालय बोला गया। गुप्तचर व्यवस्था बनाया गया। जैसे मात्य पर सर्प इसको गुप्तचर विभाग बोला गया। गुट पुरुष को गुप्तचरों को कहा जाता था। और सर्प महामात्र ये गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। संस्था यानी संगठन होकर कार्य करते थे, यानी एक जगह रुक कर कार्य करते थे। उसके बाद संचार घूम घूम कर गुप्तचर प्रचार करते थे। रक्षक शांति व्यवस्था हेतु पुलिस होते थे। ओके, तो ये गुप्तचर व्यवस्था बनाए रखे थे मौर्यकालीन में। ओके, आगे मौर्यकालीन न्यायालय और गुप्तचर समाज और सेवा और आर्थिक व्यवस्था को देख लीजिए। जैसे धर्मस्थी न्यायालय इसको भी दीवानी न्यायालय बोला गया। कठोर शोधन न्यायालय हत्या और मारपीट जैसी समस्याएं ये आपको पढ़ाई दिया। गुप्तचर व्यवस्था भी बताई दिया आपको। आगे देखते हैं सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था देखिए, जैसे मेगास्थनी के अनुसार समाज 7 जातियों में क्या था? विभक्त था। ओके, सामाजिक व्यवस्था को देखिए तो मेगास्थनी के अनुसार 7 जातियों में क्या था? विभक्त था। जैसे दर्शन, किसान, अहीर, ओके, कारीगर, शिल्प, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। ओके, दास प्रथा नहीं थी, याद रखिएगा मौर्यकालीन में। उसके बाद कौटिल्य के अनुसार दासों को कृषि कार्य में बड़े पैमाने पर लाया गया था। दासों उसके बाद देखिएगा छंदवाहिनी जो कहा जाता है स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने वाली विधि थी। ओके, यह विधवाएं थे। ओके, कौन? सामाजिक व्यवस्था। उसके बाद रूपा जीवा जो स्वतंत्र रूप से वैश्यावृत्ति करने वाले थे। ओके, उसके बाद देवात कारुण जो देवी मूर्तियों को बनाने वाले शिल्प थे। तो सामाजिक व्यवस्था ऐसी थी। उसके बाद सैन्य व्यवस्था देख लीजिए। तो सैन्य व्यवस्था जैसे चतुरंग बलीय सेना, जैसे पैदल सेना हो गया, घुड़सवार, हाथी, ओके, और युद्ध रथ। सेना का प्रमुख विभाग कौन था? चाणक्य के अनुसार। उसके बाद चंद्रगुप्त की सेना अष्टिक ने डाकुओं का गिरोह कहा था। ओके, यानी चंद्रगुप्त की जो सेना की व्यवस्था था उसे डाकुओं का गिरोह किसने कहा था? तो जस्टिन ने कहा था। उसके बाद मौर्यकालीन की अर्थव्यवस्था समझ लीजिए कि मौर्यकालीन की अर्थव्यवस्था कैसी थी। देखिए सीता अध्यक्ष जिसको राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाला प्रधान अधिकारी बोला गया, सीता अध्यक्ष को। उसके बाद अदेव मात्र को वो भूमि जिसपे वर्ष के भी अच्छे खेती हो, यानी बिना वर्षा के भी क्या हो? अच्छे खेती हो, उसके अदेव मात्र बोला गया। उसका भूमि कार्य कितना था? तो 1/6 का।
राज्य के कर का प्रमुख स्रोत। उसके बाद क्षेत्रक जो भूमि स्वामी को कहते थे। ओके, क्षेत्रक भूमि स्वामी को कहते थे। आगे देखते हैं, तो आगे देखिए, तो हमने आपको कृषि भूमि बता ही दिया। आगे देखते हैं, कुछ प्रमुख कर शब्द वाली थी जो मौर्यकालीन में व्यवस्थित, जैसे सीता, सीता को बोलते थे राजकीय भूमि में होने वाला कर। भाग उपज का हिस्सा, प्रवेश आय का कर 20%, ओके, निष्क्रमय निर्यात कर, प्रणय आपातकालिक कर, बलि एक प्रकार का राजस्व कर होता था, हिरण्य अनाज न लेकर नगद लिया जाता था। ओके, उसके बाद सेतुबंदी कर, ओके, ये राज्य की ओर से सिंचाई का प्रबंधन था। ओके, उसके बाद विशिष्ट निःशुल्क श्रम और बेगार हो गया। दुर्ग के लिए नगरों से प्राप्त आय, ओके, उद्गम भाग्य सिंचाई कर होता था। सेतु फल फूल सब्जियों से प्राप्त आय हो गए। राष्ट्र जनपदों से प्राप्त आय। तो ये सभी क्या थे, एक कर के शब्द वाले थे जो कहाँ से कौन सा कर लिया जाता। जैसे आपसे पूछ सकता है कि फल फूल सब्जियों से कौन सा कर होता था, सेतु कर होता था। नगरों से प्राप्त आय का कर कौन सा होता था, तो दुर्ग कर होता था। ओके, उसके बाद सेतुबंध, यानी मौर्यकालीन में जब सेतु यानी सिंचाई करने के लिए सेतु बनाए गए थे, तो मौर्यकाल के राजाओं ने क्या किया था, उससे कर वसूलते थे। भैया जिसको खेती करना है वो क्या देंगे, कर ही देंगे। ओके, आगे आगे देखते हैं, तो मौर्य काल की अर्थव्यवस्था को समझते हैं, तो इसके प्रमुख व्यापारिक संगठन थे, जैसे श्रेणी। श्रेणी ये क्या काम करते थे भैया, शिल्पों का एक संगठन था, यानी ये शिल्प बनाते थे। उसके बाद निगम, निगम का मतलब होता है व्यापारियों का एक संगठन। उसके बाद संघ, यानी महाजनों का एक संगठन होता है, यानी देनदारों यानी लेन देन का देखरेख करने के लिए संघ की व्यवस्था की गई थी। उसके बाद सार्थ हुआ है, यानी करवाई व्यापारी, यानी सिंपल सार्थ वाई का मतलब समझ लीजिए कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो वस्तु को ले जाना ले आने का काम कौन करता था, तो सार्थ हुआ काम करते थे। उसके बाद मौर्यकालीन की मुद्राएं देख लीजिए, जैसे काष्ठ पणि हो गया, पण हो गया, धर, ये सभी कैसी थी, ये चांदी के सिक्के होते थे। उसके बाद स्वर्ण वर्ण या निश्य सोने का बना होता था। ओके, ये सिक्के सब। उसके बाद मार्क्स और कांकड़ी ये तांबे के सिक्के होते थे। मयो की राजकीय मुद्रा ये कैसे थे, पण के बने होते थे, ये स्वर्ण के बने होते हैं। ओके, उसके बाद रूप दर्शक, ये मुद्राओं का परीक्षण करने वाला अधिकारी होते थे। कौन, रूप दर्शक। ओके, व्यापारिक और आर्थिक गतिविधियां में मौर्य काल में आंतरिक और बाहरी व्यापार बहुत विकसित हो गया था। स्थल मार्ग और जल मार्ग दोनों प्रकार से व्यापार करते थे और राज्य व्यापार पर कर लगाकर आय प्राप्त करता था और बंदरगाहों और मार्गों को की देखरेख के लिए भी विशेष अधिकारियों की भी क्या की गई थी, नियुक्त की गई थी। ओके, तो चलिए को दोस्तों, हमने आपको पूरा मौर्य काल पूरे इस विस्तार से बता दिया और आपके इस पीएटी 2026 के परीक्षा के हिसाब से पढ़ाया हूं। इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, तो इसका आप विस्तार से आप नोट्स बनाइए, और न तो अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम जुड़कर आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। सरकारी एग्जाम सूत्र से ही टेलीग्राम चैनल है, नहीं तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। ओके, तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए जोश, एक नए चैप्टर के साथ। ओके, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस छोटे से भाई का या साथी का जरूर सपोर्ट करिए। ओके, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।